हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा कॉप 26 पे। ये आपके अपकमिंग मेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एनवायरनमेंट में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। देखिए यहां पर इंडिया की INDCs अपडेट हुई हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, या फिर 4 मार्कर क्वेश्चन या फिर 8 मार्कर क्वेश्चन आपसे कॉप 26 पे पूछा जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। इसको हम होलिस्टिकली कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर कॉप 26 पे पूछा जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। लेट्स स्टार्ट। अब पहली बात, इट वाज व्हाई वाज इट इन न्यूज दैट कॉप 26 वाज हेल्ड इन UK एट अ प्लेस कॉल्ड ग्लासगो फ्रॉम 31st October to 12th November। सो न्यूज में क्यों रहा है? जो कॉप है, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय UNFCCC, वो कहां पर हुई है? ग्लासगो में हुई है इस बारी। कहां पर? UK में। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट। अब पढ़ते हैं क्या इसके की पॉइंट्स क्या रहे जो भी हमारी कॉप 26 हुई है। पहला पॉइंट रहा है दैट इज नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। यहां पर प्लेज ली गई है कि हर कंट्री कोशिश करेगी अपने एमिशंस को जीरो, नेट जीरो का मतलब क्या है? कार्बन न्यूट्रल बनाना। क्या बनाना? कार्बन न्यूट्रल, मतलब जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उनको कम करना। दिस इज प्लेज नंबर 1। दूसरा गोल क्या है? अडैप्ट टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड नेचुरल हैबिटेट्स। देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटीज कहां पर लोकेटेड है? ऑन द कोस्टल एरियाज। जो भी छोटे आइलैंड नेशंस हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी पुअर है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, those people are most vulnerable to the climate change। So दूसरा गोल क्या है? हमें अडेप्ट करना टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटीज एंड द नेचुरल हैबिटेट्स। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या है? मोबिलाइज फाइनेंस। अब देखिए अगर आपको क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है या फिर ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फंडिंग। तो इसीलिए फाइनेंस को देखना, फाइनेंस को प्रोवाइड करना इज द थर्ड गोल। फोर्थ गोल है दैट वर्क टुगेदर टू डिलीवर। अब देखिए हमारा कॉमन एजेंडा क्या है? दैट इज वी नीड टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हमारा सबका कॉमन एजेंडा क्या है कि हमें मिटिगेट करना है किसको? क्लाइमेट चेंज को। तो कॉमन जब गोल हमारा है तो हमारे एफर्ट्स भी कॉमन होने चाहिए, हमारे एफर्ट्स भी इंटीग्रेटेड होने चाहिए कि जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाए। ठीक है जी। सो सबसे पहला गोल क्या रखा गया है? नेट कार्बन एमिशंस, नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050। उसके बाद जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको बचाना। तीसरा, अब क्योंकि अगर हमें मिटिगेशन करनी है तो हमें फाइनेंसेस की जरूरत है, तो इसलिए फाइनेंसेस को मोबिलाइज करना। अब मोबिलाइज का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डेवलपिंग नेशन है तो उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, तो यहां पर क्या करा जा सकता है? द डेवलप्ड कंट्रीज कैन हेल्प द डेवलपिंग और द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है जी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। क्योंकि हमारा कॉमन एजेंडा क्या है? दैट इज टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, सो वी नीड टू वर्क टुगेदर टू डिलीवर द रिजल्ट्स। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए कॉप क्या कहलाता है? इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब फॉर्म हुई थी? इट इज इन 1994। The UNFCCC was established to work towards stabilization of the greenhouse concentrations in the atmosphere। ये कॉप एक्चुअली में क्या है? UNFCCC के अंडर बनी थी। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं UNFCCC की, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कॉप। और कॉप क्या है? इट इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी। जो भी डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस कौन डिसाइड करेगा, कौन बनाएगा? दैट इज दी कॉप। सो हर साल कॉप होती है, किसी ना किसी जगह होती है, जैसे इस बार UK में हुई। ठीक है, तो ऐसे ही कॉप हर साल होती है।
हर साल जितने भी मेंबर्स हैं वो बैठते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि फर्दर हमारा एक्शन क्या रहेगा टू मिटिगेट दी क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। सो कॉप का मेन एजेंडा क्या था? टू लिमिट दी ग्रीन हाउस गैसेस। क्लियर? ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रीफ हिस्ट्री जो भी हमारी कॉप की हुई है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। कॉप इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ यूएनएफसीसी एंड इट फॉर्मुलेट्स मेजर्स टू मिटिगेट दी क्लाइमेट चेंज। इसका मकसद क्या है? कि वो मिटिगेट करने में हेल्प करता है किसको? दैट इज दी क्लाइमेट चेंज को। एंड थर्ड पार्ट इज कोऑपरेटिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर अडेप्टेशन टू अडेप्ट टू दी क्लाइमेट चेंज। अब देखिए हमारे दो मकसद रहते हैं, एक तो अडेप्ट करना और एक मिटिगेट करना। ठीक है। अडेप्ट का मतलब क्या है कि अब देखो अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ चुकी हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें उस एटमॉस्फेयर में अडेप्टेशन करनी पड़ेगी। तो वहां पर क्या है, आप टेक्नोलॉजीज इनवाइट करके, टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करके आप क्या कर सकते हैं, वहां पर अडेप्टेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 2 क्या है? मिटिगेट करना। अब देखिए अगर कोई नेचुरल हैजर्ड हो गया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे, हम उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, दैट विल बी दी नेक्स्ट पॉइंट। सो दो चीजें रहती हैं हमारे को क्लाइमेट चेंज में करने के लिए, या तो अडेप्ट कर लिया जाए या फिर मिटिगेट कर लिया जाए। ठीक है। सो यहां पर अडेप्टेशन के लिए भी और मिटिगेशन के लिए भी जो भी पॉलिसीज हैं वो कौन बनाता है? दैट इज दी कॉप। ठीक है जी। सो आपको याद रखना है कॉप क्या है? इट इज दी एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ यूएनएफसीसी। देखिए अगेन 4 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डज कॉप डू, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या करता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है। इट प्रमोट्स द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब देखो इसका मकसद क्या है, जब तक आपको अवेयरनेस ही नहीं है क्लाइमेट चेंज की तो मिटिगेट कैसे होगा? मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी पॉलिसी फुल्ली इंप्लीमेंट करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस लोगों को बताना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, तभी तो वो अवेयर होंगे और उसके बाद मिटिगेट करेंगे, हाँ कि ना? ठीक है। तो यहां पर इसका मकसद क्या है? एजुकेट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और पब्लिक अवेयरनेस करना ऑन दी क्लाइमेट चेंज। सो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉप क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, दीज 4 पॉइंट्स। ठीक है जी। अब देखिए कुछ कॉप्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट आउटकम्स जिसमें मिले हैं वो आपको याद रखनी है। नो अदर चॉइस। अगर आपसे पूछा गया कि कॉप में विद द इंसेप्शन, जब ये बना था उसके बाद कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स किए हैं, तो आपको ये कॉप्स याद रखनी पड़ेंगी। पहली कॉप 1995 में हुई है, क्योंकि 1994 में बना था। 1995 में पहली कॉप हुई है, मतलब सारे मेंबर्स इकट्ठे होके बैठे और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे करना है। ठीक है। सो फर्स्ट कॉप कहां हुई थी? दैट इज बर्लिन इन जर्मनी। नेक्स्ट कॉप आपको याद रखनी है 1997 की, ये तो सबको याद होगी, कॉप 3, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि यहां पर लीगली बाइंडिंग टारगेट्स दिए गए थे जिससे कि आपको एमिशंस को रिड्यूस करना था। सो यहां पर पहली बार लीगली बाइंडिंग की गई थी कि आपको अपने एमिशंस को कम करना ही करना है। ठीक है जी। सो इट वाज इन कॉप 3 1997 विच इज नोन एज दी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहां पर है? जापान। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 2002 में कॉप 8, याद रखनी है, न्यू दिल्ली में हुई थी, क्योंकि इंडिया में हुई है, यू हैव टू रिमेंबर। यहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन दी गई थी। अब दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या था? इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज एंड द नीड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देखिए इंडिया का हमेशा से मुद्दा रहा है कि अगर जिस कंट्री ने ज्यादा पल्यूट किया है, मतलब क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो पहले ज्यादा पॉल्यूशन कर चुकी हैं, तभी आज हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। तो इंडिया का हमेशा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है कि जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है पॉल्यूशन में वो ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन दी फाइनेंस। ठीक है। सो इंडिया क्या चाहता है कि हमें, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमें कौन हेल्प करे? डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प करें टू ब्रिंग फाइनेंस
और टू ट्रांसफर दी टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम एमिशंस को कम कर पाए। सो यहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन में भी वही बोला गया था कि जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर फाइनेंस किया जाए, जिससे कि वो अपने एमिशंस को रिड्यूस कर पाए। सो इट वाज इन COP8, कहां पर होल्ड हुई थी? दैट इज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आता है 2007 COP13 विच वाज हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया। अब यहां पर क्या था? इट वाज अग्रीड ऑन द बाली रोड मैप एंड बाली एक्शन प्लान। यहां पर क्या है? 5 मेन कैटेगरीज बनाई गई थी: शेयर्ड विजन, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग। यही मैं आपको बता रही हूं कि क्लाइमेट चेंज से डील कैसे कर सकते हैं। या तो अडेप्ट करना पड़ेगा, या मिटिगेट करना पड़ेगा, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी जा सकती है जो डेवलप नेशन से डेवलपिंग नेशंस में जा सकती है, या फिर लास्ट वन कि आप फाइनेंस प्रोवाइड करें जिससे कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपने क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएं। ठीक है जी। सो दिस वाज नोन एज द बाली एक्शन प्लान। यू हैव टू रिमेंबर इट वाज हेल्ड इन COP13 व्हिच वाज हेल्ड इन बाली। ठीक है जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉप्स रही हैं। आपसे अगेन 8 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉप क्या है और सिग्निफिकेंट कॉप्स कौन कौन सी हुई हैं जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है 2010 कैनकून की। कैनकून अग्रीमेंट में क्या हुआ था? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बनी थी दैट वाज द ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखिए, इससे पहले सिर्फ बातें हो रही थी कि हाँ हम मिटिगेशन के लिए ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अब बात उठी कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, स्टेप नंबर 1 ये करेंगे, स्टेप नंबर 2 ये करेंगे, बट कैसे? वी नीड फाइनेंसिंग फॉर दिस। सो यहां पर एक पर्टिकुलर फंड बनाया गया जिसको नाम दिया गया दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो यहां पर क्या था? एक फंड प्रोवाइड किया गया है, तो इसका मतलब फाइनेंसिंग के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी बन गई है। ठीक है। सो यहां पर क्या बनाया गया है? दैट इज द ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होती है दैट इज 2015 में COP21 व्हिच वाज हेल्ड इन पेरिस। अब देखिए यहां पर क्या था? टारगेट क्या रखा गया कि हमें ग्लोबल टेम्परेचर को वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है। इट इज डिग्री बच्चे, 2 डिग्री सेल्सियस अबव दी प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। ठीक है। और कोशिश करनी है कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रहे। ठीक है जी। दूसरा क्या है? इट requires rich nations to maintain USD 100 billion a year funding pledge beyond the year 2020। अभी तक ये वाला जो कॉप है इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया है क्योंकि कंट्रीज ने रैटिफाई नहीं किया है। ठीक है। जो डेवलप नेशंस हैं वो फंडिंग प्रोवाइड करना ही नहीं चाहती, दे आर रिलक्टेंट टू डू इट। दैट इज वाई हमारी जो क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन की स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। बातें होती हैं लेकिन एक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग की कमी है। हर काम करने के लिए यू नीड फाइनेंस। ठीक है। सो अगर हमें क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करना है तो फाइनेंसिंग सबसे पहला स्टेप बनता है, और जो डेवलप नेशंस हैं वो फाइनेंसिंग में हेल्प नहीं करना चाहते हैं। दैट इज द मेजर रोड ब्लॉक बिटवीन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉप्स हुई हैं 2018 में। दैट इज COP24 कहां पर हुई है? कैटोविस में। कैटोविस में एक रूल बुक बनाई गई है और यहां पर INDCs नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी महत्वता दी गई थी। आपको याद हो INDCs क्या है? इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो इंडिया ने भी वॉलंटरी बेसिस पे कहा था कि मैं ये चीजें कम करूंगा। सो दैट इज नोन एज दी INDCs। सो हर नेशन ने वॉलंटरली क्या कहा था कि हम अपनी कंट्री में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेट हो पाए। ठीक है। अब ये जो COP26 है वो क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? अभी रिसेंट जो यूके में हुई है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इंडिया ने अपने INDCs को चेंज किया है, अपडेट किया है। ठीक है जी। वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या अपडेशन हुई है। यू हैव टू रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट 2019 में होती है दैट इज COP25 मैड्रिड। मैड्रिड में क्या है? कॉन्क्रीट प्लान्स बनाए जाएं रिगार्डिंग दी ग्रोइंग क्लाइमेट चेंज। अब देखिए अगेन मैं बार बार बोल रही हूं, यहां पर ये फेलियर किस चीज का है?
मेन फेलियर है फाइनेंसिंग का। हर चीज की बात हो जाती है लेकिन फाइनेंसिंग पे कोई भी मुद्दा आके टिक जाता है, आके रुक जाता है, क्योंकि फाइनेंसिंग डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड नहीं करना चाहती। डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड नहीं करना चाहती, तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास कोई और रोल रह ही नहीं जाता। ठीक है, सो जब तक फाइनेंसिंग प्रॉपरली नहीं मैनेज होगी तब तक क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना मुश्किल है। ठीक है जी, सो दिस वाज COP25 व्हिच वाज द रीसेंट वन। 2020 में नहीं हो पाया, क्यों? बिकॉज ऑफ द कोविड, तो इसीलिए COP26 अब हुआ है। देखिए COP26 में मेन इशू, दैट मेन कीवर्ड जो रहा है दैट इज क्लाइमेट इक्विटी। देखिए पहले समझिए इक्विटी क्या होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपको अच्छे से समझ आएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी सेम नहीं है। इक्वालिटी का मतलब होता है जब आपने, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, अब 10 स्टूडेंट्स को अगर आपने एक एक स्वीट बांट दी, एक एक टॉफी दे दी, तो इसका मतलब क्या है? आपने सभी बच्चों को इक्वली टॉफी शेयर करवा दी। ठीक है जी। इक्विटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ये है ए, एक स्टूडेंट ये है बी। अब अगर टीचर समझा रही है, ठीक है, सो टीचर यहां पर सपोज ये टीचर है, ठीक है, टीचर समझा रही है, तो जब टीचर ने समझाया तो वो इक्वली प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन टू ए एंड बी। अब सपोजेटली ए को टीचर का 70% समझ आया और स्टूडेंट बी को टीचर का 90% समझ आया। ठीक है, सो टीचर की क्या ड्यूटी बनती है? इस ए स्टूडेंट को समझाना कि मेरा लेक्चर क्या था, क्योंकि वो 70% पे था, तो टारगेट कितना है? 100% समझना। तो टीचर को ज्यादा मेहनत किसके लिए करनी पड़ेगी? ए स्टूडेंट के लिए करनी पड़ेगी, बी स्टूडेंट के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टीचर को समझाना है अपना लेक्चर 100%, तो ज्यादा मेहनत किसके लिए करनी पड़ेगी? दैट इज स्टूडेंट ए। सो यहां पर जब इसको टीचर ज्यादा समझाएगी, ज्यादा मेहनत करेगी इस पे, दैट इज नोन एज इक्विटी। इक्विटी इज रिलेटेड विद फेयरनेस एंड जस्टिस। दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए अगर गवर्नमेंट को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, दैट इज नोन एज इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट करते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? दैट इज पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा होगा आपने। ठीक है, बहुत ही कम दामों में उनको व्हीट और राइस प्रोवाइड की जाती है। सो वो एक तरह का क्या है? दैट इज इक्विटी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है? सारी जनता एक स्तर पे आ जाए। सो अगर गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है टू प्रोवाइड जस्टिस, सो इट इज रीजनेबल। ठीक है जी, सो दिस इज नोन एज इक्विटी। आई होप ये बात समझ आई होगी। अब क्लाइमेट इक्विटी इज बेस्ड ऑन 3 मेजर गोल्स। पहला गोल है टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल पीपल फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो पहला मुद्दा क्या है? जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको हेल्प करना, दैट इज क्लाइमेट इक्विटी। क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन नहीं है, वो तो अपने आप क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प कर लेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अमंग प्रेजेंट जनरेशन। अब जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देना। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। दोनों में कंट्रीज में क्या है? ह्यूमन बीइंग्स रह रहे हैं। अब दोनों का मकसद क्या है? कि हम क्लीन एनवायरनमेंट में रहें। अब क्योंकि यूएस एक डेवलप्ड नेशन है, वो अपने सिटीजन्स को क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो अपने सिटीजन्स को एक क्लीन एनवायरनमेंट प्रदान कर पाए। तो यूएसए की क्या ड्यूटी बनती है? क्योंकि वो एक डेवलप्ड नेशन है, उसको डेवलपिंग नेशन को हेल्प करना चाहिए।
सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अमंग दी प्रेजेंट जनरेशंस। थर्ड पॉइंट आता है इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट नेगोशिएशन प्रोसेस। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। अब डेवलप नेशंस क्या करते हैं, वो अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं कि नहीं हम फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, या हम क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है। आपने एक स्टेटमेंट जरूर पढ़ी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि क्लाइमेट चेंज कोई भी मुद्दा ही नहीं है, ठीक है, कोई रियलिटी नहीं है। सो यहां पर जो डेवलप नेशंस हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिससे कि एक इक्विटी का माहौल तैयार हो पाए, ठीक है। सो जो भी नेगोशिएशन प्रोसेसेस हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, एक कोई कंट्री ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, सबको साथ लेके चलना है, चाहे वो एक छोटा सा आइलैंड नेशन ही क्यों ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वनुआतू इज अ स्मॉल आइलैंड, इट इज मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वो इतना छोटा सा है। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, सी लेवल राइज होगा और उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो डूब जाएगा। तो वहां पर भी उस छोटी सी कंट्री को भी नेगोशिएशन प्रोसेस में आपको पार्टी बनाना चाहिए, दैट इज इक्विटी, ठीक है जी। सो क्लाइमेट इक्विटी इज बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स। नंबर 1 प्रिंसिपल कि हमें वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बचाना है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रदान करना है, एंड थर्ड वन हमें हर कंट्री को इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट मैनर में नेगोशिएट करवाना है, ठीक है जी। सो दीज 3 प्रिंसिपल्स आर नोन एज क्लाइमेट इक्विटी। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया ना, तो आपको एक्चुअली क्लाइमेट चेंज का सारा जो क्रक्स है वो पता चल जाएगा कि हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट क्यों करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लाइमेट इक्विटी। आपसे यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि क्लाइमेट इक्विटी बहुत ज्यादा न्यूज में रह चुका है। सो ये 3 प्रिंसिपल्स आपको लिखने जरूरी है। आगे चलते हैं। अब इंडियाज कमिटमेंट्स देखिए, इंडिया ने, मैंने आपको बताया है, आईएनडीसीज अपने चेंज किए हैं, अपडेट किए हैं। उन आईएनडीसीज को नाम क्या दिया गया है बाय मिस्टर मोदी, दैट इज पंच अमृत। पंच अमृत, पंच मीन्स 5, अमृत मीन्स पायस वाटर, ठीक है। सो पंच अमृत का नाम दिया गया है। सो यहां पर ये पीएम मोदी की स्टेटमेंट रही है, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। इन द मिस्ट ऑफ दिस ग्लोबल ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन क्लाइमेट चेंज on behalf of India, I would like to present 5 nectar elements, that is Panch Amrit, to deal with this climate change. Again, it is voluntarily. जो भी NDCs हैं, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो सारे के सारे वॉलंटरी नेगोशिएशंस हैं, ठीक है जी। सो यहां पर वॉलंटरीली इंडिया ने अपने 5 अमृत दिए हैं। पहला अमृत क्या है, दैट इज टेकिंग इंडियाज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। क्या है हमारा कि हमने जो नॉन फॉसिल एनर्जी है उसको कितना जनरेट करना है, 500 गीगावाट बाय 2030। सो 2030 तक हमारा मुद्दा क्या है कि हम जो भी हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेशन है उसको कहां तक लेके जाएंगे, 500 गीगावाट। टारगेट्स हैं ये, यू हैव टू रिमेंबर। आपसे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएनडीसीज जो इंडिया के हैं वो कौन से हैं, ठीक है, अपडेट हो चुके हैं। नेक्स्ट है fulfilling 50% of India's energy requirements through renewable energy by 2030। जितनी भी इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी 50% हम किससे पूरा करेंगे, दैट इज बाय द रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, ये सारे क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी। सो रीन्यूएबल एनर्जी से हम 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंडिया की फुलफिल करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है ब्रिंगिंग डाउन द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी बाय मोर देन 45% बाय 2030। जो भी कार्बन इंटेंसिटी है हमारे इंडिया की उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी जाएगी बाय 45% बाय 2030। सो टारगेट यहां पर क्या है, 2030 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है
cut down its net projected carbon emissions by 1 billion tons from now onwards, now until 2030. हमारा काम क्या है, हमने कार्बन एमिशंस को 1 बिलियन टन तक कम करना है बाय 2030. सो टारगेट्स आपके 2030 तक ही हैं. लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसने हेडलाइंस बनाई थी, इट इज टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070. 2070 तक हम चाहते हैं हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये 5 के 5 याद करने हैं हमारे टारगेट्स क्या हैं. ठीक है जी, नो अदर चॉइस, यू हैव टू रिमेंबर. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5th one, that is net zero carbon emission by 2070. ठीक है, ये क्या कहलाए गए हैं, दैट इज पंचामृत. सो आपसे अगर वो करंट अफेयर्स को रिलेट करके पूछे तो आपसे पूछ सकते हैं इन दी करंट COP26 व्हाट इज दी पंचामृत. सो आपको ये लिखना है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. इंडिया ने क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर दिया है. यहां पर क्या कहा गया है इंडिया की तरफ से, इंडिया हैज बीन पुशिंग फॉर क्लाइमेट इक्विटी इन टर्म्स ऑफ एक्शंस which need to be taken by the developed countries. हमारा हमेशा से एजेंडा ये रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज अपनी फुलफिल करें. ठीक है जी, दिस इज क्लाइमेट इक्विटी. मैं अच्छे से आपको ये समझा चुकी हूं व्हाट इज क्लाइमेट इक्विटी. ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, इंडिया एज अ रोल मॉडल. देखिए इंडिया को एज अ रोल मॉडल कहा गया है. क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपने INDCs को टारगेट्स को फिर से एक तरह से रिवाइव कर दिया है कि हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं. सो इंडिया इज सीन एज अ रोल मॉडल विच इज वेरी बिग न्यूज. ठीक है, हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री जो नेट जीरो एमिशंस हैं वो 2070 तक पूरे करने की कोशिश करेगी. सो लुकिंग एट द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज with the respect to the rate of emissions of different parts of the world, India's response is much better than the others. अगर हम एक डेवलप्ड नेशंस की तरफ भी देखें तब भी इंडिया के जो एक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे रहे. फॉर एग्जाम्पल ISA, इफ यू रिमेंबर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भी किसका इनिशिएटिव था, इंडिया का इनिशिएटिव था. ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट रोल मॉडल की तरह इंडिया उभर के आया है. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं क्लाइमेट चेंज एंड दी वर्ल्ड. अब देखिए इंडिया की बात हो गई, क्लाइमेट चेंज एंड दी वर्ल्ड में सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्या ग्लोबल इंप्रूवमेंट्स हुई हैं. ग्लोबल इंप्रूवमेंट्स, अब देखिए अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि हमने इतने सालों से 1994 में कॉप बन गया था, उसके बाद से इतनी सारी कॉप्स हो चुकी हैं, अराउंड 26 साल हो चुके हैं इस चीज को, तो हमने इससे पाया क्या, कुछ इंप्रूवमेंट हुई भी है कि नहीं. तो यहां पर आपको फैक्चुअल डिटेल लिखनी पड़ेगी. पहला पॉइंट है, a UNEP study showed that there has been improvement in the emissions by at least 26 to 28 billion tons by the kind of commitments made. So देखा गया है कि 26 टू 28 बिलियन टन जो एमिशंस हैं वो कम हुए हैं. तो यहां पर एक पॉजिटिव रोल दिखता है, क्योंकि अगर हम हर ईयर कॉप बिठा रहे हैं और हम डिसीजंस ले रहे हैं तो उससे कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं. तो UNEP स्टडी कहती है कि इंप्रूवमेंट्स दिखी हैं. नंबर 2 आता है, द डिमांड फॉर न्यू कोल पावर प्लांट्स हैज कोलैप्स्ड सिंस 2015 पेरिस एग्रीमेंट. जब 2015 पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो कुछ कंट्रीज, एक्चुअली हमारी भी कंट्री में क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं. अब थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, बाय बर्निंग कोल. अब अगर आप बर्न करते हैं कोल तो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो क्या है, इंक्रीज कर रही हैं. तो यहां पर देखा गया है कि आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट 75% जो ये कोल प्लांट्स लगने थे वो स्क्रैप कर दिए गए हैं. सो इट इज अ गुड पॉइंट कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो कोल पावर प्लांट्स लगने थे डिफरेंट नेशंस में, उनमें 75% ऑफ दोज टारगेट्स वर रिड्यूस्ड. ठीक है जी, नेक्स्ट है, कंट्रीज ऑल्सो हैव स्टेप्ड अप विद देयर नेट जीरो कमिटमेंट्स. नेट जीरो कमिटमेंट्स का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या कमिट किया है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस कर देंगे. तो ऐसा देखा गया है कि 84% ऑफ द टोटल कंट्रीज ने ये कमिटमेंट दे दी है.
ठीक है जी। सो इंडिया इज ऑल्सो नाउ वन ऑफ देम, क्योंकि हमने भी अपना टारगेट रखा है कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस हम कब तक करेंगे, 2070 तक। ठीक है, सो दीज आर सम गुड पॉइंट्स रिलेटेड टू दी क्लाइमेट चेंज एक्शंस। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो अगर आप फैक्ट्स लिखेंगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। ये मैं आपको बता चुकी हूं, यहां पर सीबीडीआर का फिनोमिना लगता है। सीबीडीआर का मतलब क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है, कॉमन गोल क्या है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, लेकिन हर की डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल डेवलप्ड नेशंस ने क्योंकि पहले अपनी कंट्री में पॉल्यूशन बहुत फैलाया जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मिटिगेट इट। ठीक है, सो वी हैव अ कॉमन गोल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। सो नेक्स्ट आता है इश्यूज एसोसिएटेड टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। अब इश्यूज क्या हैं, हमने अच्छी बातें देख ली कि ओके क्लाइमेट चेंज में क्या क्या पॉजिटिव्स हुए हैं। अब हम देखते हैं इश्यूज क्या हैं। देखिए सबसे पहला तो क्या है, दैट इज अनफुलफिल्ड प्लेजेस। अब देखिए जो भी हम प्लेज लेते हैं हम वो फुलफिल नहीं कर पाते। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, सारी कंट्रीज जो भी वॉलंटरी अपनी कमिटमेंट्स करती है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाती। तो सबसे पहला इशू क्या है, दैट इज अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ फंड्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, फाइनेंसिंग का हमेशा से इशू रहा है। क्यों, क्योंकि फाइनेंस जब तक नहीं होगा तब तक हम मिटिगेट नहीं कर पाएंगे। सो दूसरा पॉइंट क्या रहा है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ फंड्स। थर्ड पॉइंट रहता है दैट इज हायर अडेप्टेशन टू मिटिगेशन फंड डिफरेंस। सो देखा गया है कि द अडेप्टेशन फाइनेंस इज मच लेस। अडेप्टेशन फंड जो है, फॉर एग्जाम्पल ये फंड है, सपोज मान लीजिए इसमें 100 रुपीज है। सो 100 रुपीज में से जो अडेप्टेशन की तरफ दिया गया है दैट इज ओनली 25 रुपीज। ऑन दी अदर हैंड मिटिगेशन की तरफ जितना दिया गया है दैट इज 75 रुपीज। अब आप देख सकते हैं हमें मिटिगेशन कब की जाती है, जब डिजास्टर हो जाता है। ठीक है, सो ज्यादा फंड्स कहां पर जा रहे हैं, टू दी मिटिगेशन फंड, जबकि आपके पास ज्यादा फंड्स कहां होने चाहिए, इन दी अडेप्टेशन फंड। ये बात समझे। ठीक है, तभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां है, दैट इज अगर हम इस फंड में 100 रुपीज मान लेते हैं तो 25 रुपीज किसकी तरफ जा रहे हैं, अडेप्टेशन की तरफ जा रहे हैं, और 75 रुपीज किसकी तरफ जा रहे हैं, दैट इज मिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर एक अनबैलेंस्ड अप्रोच है। दिस इज दी थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड इशू। नेक्स्ट आता है इश्यूज रेज्ड इन एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट। इश्यूज रेज जो करे गए हैं उसमें यही बोला है कि जो कमिटमेंट्स हैं वो एज सच इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, इंप्लीमेंटेशन उसकी जरूरी है। दैट इज पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट आता है इशू रिलेटेड टू नेट जीरो एमिशंस। देखिए नेट जीरो एमिशंस का क्रेडिट जो है वो किसको जाए, कमिटमेंट्स पूरी हुई भी नहीं हुई, वो सारे के सारे इश्यूज प्रिवेल करते हैं। नेक्स्ट आता है वे फॉरवर्ड। देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो फाइनेंसिंग बढ़ाएं। ठीक है, फाइनेंसिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, एक रूल बुक बननी होनी चाहिए कि किस कंट्री को कितने फंड्स ट्रांसफर करने हैं। दूसरा क्या है, द एंगेजमेंट बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे बड़ा इशू क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज लड़ती रहती है, जबकि हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ले। ठीक है, सो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन दोनों को इकट्ठे मिलके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, रीलुकिंग एट दी कंट्रीज पॉलिसीज। जो भी कंट्री की पॉलिसीज है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज उनको एक रीविजिट की जरूरत है। एंड लास्ट वन इज इंडिया एज अ लीडर। इंडिया एक लीडर की तरह उभरा है, दैट इज अ गुड पॉइंट। ठीक है, सो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इंडिया को और भी ज्यादा कुछ प्रोसेसेस इफेक्टिव बनाने चाहिए जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो पाए। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या है, दैट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सो यहां पर इंडिया एक लीडर की तरह उभर सकता है। ठीक है जी, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। दिस वाज होलिस्टिक कवरेज ऑफ COP26।
कॉप 26 क्या थी, उसमें कमिटमेंट्स क्या थे, कॉप 26 से पहले जो कॉप्स हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, सिग्निफिकेंट स्टेप्स कौन से लिए गए हैं, इश्यूज क्या रिलेटेड हैं हमारे क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और वे फॉरवर्ड क्या है, हम आगे स्टेप्स क्या ले सकते हैं टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।